बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल से डिस्कस किया और उसके तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12.1 की स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। द पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। हमने एक टॉपिक स्टडी किया जिसमें हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो अगर आप देखें E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसमें जो आने वाली चेंज होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है, यानी वो चीज़ कांस्टेंट है, यानी अगर V की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है वो 4 ही रहनी है, वो उसमें चेंज नहीं आनी। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर आप E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर में जब डेल्टा वी की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, where the negative sign indicates that electric field always points out in the direction of decreasing potential। यानी जिस सिमत में पोटेंशियल कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिमत में जो है वो पॉइंट आउट करती है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसी सिमत है ही नहीं जिसमें पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब है इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इफ़ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। फिर एक्सप्लेनेशन कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और गिवन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट, सो डेल्टा V वुड बी इक्वल टू 0, एंड बाय प्लेसिंग डेल्टा V इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये हमारे इसका आंसर। और अगर आप इसको मज़ीद एलेबोरेट करना चाहें तो ये जो नीचे हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है आप इसको भी साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 12.2 क्वेश्चन, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा कि अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो उसकी वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब होती हैं, यानी उस चार्ज से अवे मूव करती हैं, दूर की तरफ जो है वो मूव करती हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है आप चार्ज से दूर चलते जाएंगे। इसका मतलब आपका फासला जो है उस चार्ज से बढ़ता जाएगा, और जब भी किसी चार्ज से फासला बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ करेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लें, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम होगा, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। तो इट इज़ एविडेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है दोनों चीज़ों ने डिक्रीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने भी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जो है वो स्टार्ट में देखें क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉइंट रेडियली आउटवर्ड्स। If we follow an electric field line due to a positive charge, we will move away from the charge, which means distance from the point charge will increase, and consequently electric field and electric potential will decrease। और फिर ये आप रिलेशन लिख के मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब फर्ज करें आपको एक कैपेसिटर चार्ज करके दे दिया गया, आइसोलेटेड फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है, वो किसी सर्किट का हिस्सा नहीं है। अगर तो सर्किट का हिस्सा होता
तो हम हो सकता है कि बैटरी के कनेक्शन से पहचान लेते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिव है, ठीक है, सिंपल सर्किट होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो हमें बताया नहीं गया कि वो सर्किट का हिस्सा या नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो सकता है। तो आपने मैट्रिक में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस भी जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और ये भी कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप राइट साइड पे बना हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे ये यहाँ पर देखें एक गोल्ड लीफ है जिसके साथ एक ब्रास प्लेट है। ये जो गोल्ड लीफ है, सबसे पहले इसके ऊपर ना आप पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंडक्शन के जरिए। ये जो ऊपर कैप लगी हुई है इसके साथ आप कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो गोल्ड लीफ ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज मेड पॉजिटिव। सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज देना है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने जिस कैपेसिटर की प्लेट, मतलब जिस प्लेट को टेस्ट करना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, उस प्लेट को इस ब्रास कैप के करीब लेकर आए, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर ब्रास कैप बनी हुई है इसके करीब लेकर आए। जैसे ही ब्रास कैप के करीब लेकर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो इंडक्शन की वजह से ब्रास कैप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमने ये पोलराइजेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज करीब लेकर आया जाता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन को अपने करीब ले जाता है। तो इसका मतलब है इसकी आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी ये जो लोअर, ये वाली जो बाउंड्री है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इस ब्रास कैप के करीब लेकर आए। ब्रास कैप की ये जो आउटर सरफेस है ये नेगेटिव हो गई और इसकी ये जो लोअर सरफेस है ये पॉजिटिव हो गई। अब गोल्ड लीफ के ऊपर तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ब्रॉस रॉड के एंड के ऊपर, तो पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। एक्सेस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डाइवर्जन जो है बढ़ जाएगी। यानी ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको गोल्ड लीफ दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड लीफ थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर देगा, यानी अवे मूव कर देगा इस सेंटर वाली जो ब्रास प्लेट के मुकाबले में। तो व्हेन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ब्रॉट नियर द ब्रास कैप, it induces a negative charge on the surface of the brass disc, thus giving an excess positive charge to the bottom of the brass rod। ये नीचे वाले हिस्से को excess charge positive मिल जाएगा। Therefore gold leaf is repelled away from the rod। gold leaf तो पहले से ही पॉजिटिव था तो उसने पॉजिटिव रॉड से अवे मूव करना है, एंड इट्स डाइवर्जेंस इंक्रीजेज। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा डाइवर्जेंस के इंक्रीज होने से कि ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट, लेट्स सपोज कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज जो है वो टर्मिनल लेकर आएंगे इसके करीब, तो ये गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो आप दोनों चार्जेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब दो केसेस हैं। पहला केस है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। ये देखें, ये अल्फा ऑप्शन में ये दो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके सेंटर में आपने एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया। अब लाजमी सी बात है ये जो लेफ्ट प्लेट है ये इसको राइट साइड पे रिपेल करेगी, यानी दाएं जानिब रिपेल करेगी, और ये जो राइट वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये इसको बाएं जानिब रिपेल करेगी। दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हैं तो रिपेल करेंगी। तो इस सेंटर वाले चार्ज पे दो फोर्सेज लग रही हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। अब ये दोनों प्लेट्स जो हैं इस सेंटर वाले चार्ज पे इक्वल फोर्सेस लगा रही हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो एक जैसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। तो व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, बोथ प्लेट विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन द पॉइंट चार्ज। द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी जीरो, because F net या net force is equal to the sum of F1 and F2 which is equal to 0 because F1 is equal to minus F2। माइनस का मतलब है ऑपोजिट और इक्वलिटी का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी ऑप्शन है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब ये देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट पड़ी हुई है, एक नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है। इनके दरमियान में अगर आप कोई चार्ज रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये जो सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज है
नेगेटिव प्लेट भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी नीचे की जानिब ये मूव करेगा अट्रैक्शन की वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अवे रिपेल करेगा। इसका मतलब है ये दोनों प्लेट्स ही इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स with opposite and equal charge, positive plate will repel it away from itself while negative plate will attract it towards itself। तो इसका मतलब है दोनों ही एक ही सिमत में इसको फोर्स जो है वो लगा रही है, एक ही सिमत में पुश है इसके ऊपर। द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी नॉन जीरो, सो इन दिस केस द चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सो नेट फोर्स F1 plus F2 is not equal to 0। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में बिल्कुल लास्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। उसमें ये करेक्टरिस्टिक भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसकी एक पॉइंट के ऊपर एक ही मैग्नीट्यूड होगी और एक ही डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि वो सिंगल वैल्यूड होगा और यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी एक ही उसकी वैल्यू और एक ही उसकी सिमत। तो अगर वो क्रॉसिंग करती हैं, क्रॉस कर जाएंगी, तो उस वक्त उनकी एक से ज़्यादा सिमतें हो सकती हैं या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तो डेफिनेशन है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore electric line of force never cross each other because at a given point in space electric field must be a single valued and unidirectional quantity। If electric lines of force cross at a point, electric field would have more than one value and direction at that point, which is not possible। If a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make rectilinear motion? अब क्वेश्चन में जो हमें ये बताया जा रहा है, उसने कहा कि with the field lines pointing in the same direction, इसका मतलब है तमाम फील्ड लाइंस एक ही सिमत में पॉइंट कर रही हैं। इसका मतलब है तमाम फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। लेकिन एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने बताई हुई है, वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही सिमत में जो है वो क्या कर रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि जब तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो वहाँ पर जब आपने किसी भी पॉइंट चार्ज को छोड़ दिया तो वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर क्या हैं, स्ट्रेट ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज स्टेटेड दैट, अब क्वेश्चन में क्या बताया गया, ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। So when a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, the charge will execute rectilinear motion। अब इस तरह की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे किया जा सकता है? वी कैन विजुलाइज सच नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड by plotting several electric lines of force which are parallel। अब पैरेलल से क्या चीज साबित हो जाएगी कि डायरेक्शन सेम है, बट नॉट इक्वी डिस्टेंट, लेकिन उनके दरमियान फासला बराबर नहीं रखना। कहीं पर वो करीब करीब होंगी, जहाँ पर वो करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कहीं पर वो दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड वीक होगी। इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म जो है वो फील्ड है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम है। 12.7 Is electric field necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical? And assume that the charge is distributed uniformly over the surface। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? Yes, electric field is necessarily zero inside the charged rubber balloon। वजह क्या है? गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कहा था होलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जो कि हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करके मालूम की थी। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स the total charge enclosed by the surface। Mathematically, flux is equal to Q over epsilon naught।
अब इस केस में उसने कहा है कि चार्ज को तो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इसका मतलब है अंदर जो चार्ज की अमाउंट है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो कि ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है, और क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। स्फेरिकल सरफेस जो भी होती है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो सो वी कैन से दैट ई इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि थीटा ज़ीरो है तो कॉस ऑफ ज़ीरो 1 हो जाएगा। अब ई इंटू ए ज़ीरो होने का मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या एरिया ज़ीरो है। अब स्फीयर का एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ये साबित भी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज स्फीयर के अंदर जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब यहाँ पर एक बात कि वहाँ पर जो है वो चार्ज स्फीयर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ चार्ज रबर बैलून। अब जो रबर है ये एक इंसुलेटर होता है, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलेटर की सरफेस पे भी चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किसी न किसी तरीके से करवा सकते हैं। 12.8 Is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? Yes, it is true. क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो पहली लाइन में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? गॉसेस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इन दोनों डेफिनेशन को, यानी ये भी ऊपर वाली लाइन भी फ्लक्स की डेफिनेशन बता रही है, दूसरी वाली लाइन भी फ्लक्स की डेफिनेशन बता रही है, तो अब आप जो है मैथमेटिकली लिख सकते हैं गॉसेस लॉ क्या है, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन से दैट फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है वी कैन से दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface. Hence, the given statement is true. Next at 12.9, do electrons tend to go to the region of high potential or of low potential? अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। हाई पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हाई होगा, और लो पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं तो नेगेटिव प्लेट उनको रिपेल करेगी और पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट जो है वो उनको अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब है जो कूलम फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो पोटेंशियल, यानी लो पोटेंशियल वाले रीजन से हाई पोटेंशियल वाले रीजन की जानिब जो है वो मूव करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और वजह क्या है? कूलम्स फोर्स ऑलवेज फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। तो ये आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।